नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित ग्राम समाज और विकास के नोट्स पर आधारित क्लास चला रहे हैं। इस क्लास की आज ये 5वीं वीडियो है, जिसमें हम पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित आगे की महत्वपूर्ण जानकारी को कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना के विषय में विस्तार से जाना था। आज की इस वीडियो में हम दूसरी तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसके अलावा योजना अवकाश काल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी ग्रामीण परिवेश से संबंधित एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी एग्ज़ामों में पंचवर्षीय योजनाओं से अक्सर प्रश्न देखे गए हैं। 1 से 5 तक की पंचवर्षीय योजना सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पिछली वीडियो में हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल देखा था, जो 1951 से 1956 तक था। आज की यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक है। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक सांख्यिकी सलाहकार थे, जबकि पहली पंचवर्षीय योजना मैंने आपको बताया था कि हेराल्ड और डोमर 2 अर्थशास्त्रियों के मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा, सांख्यिकी सलाहकार प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह सीधा प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। खासकर पहला, दूसरा और तीसरा इन पंचवर्षीय योजनाओं पर यह प्रश्न परीक्षाओं में ज़्यादातर देखा गया है। तो आगे देख लेते हैं। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इन्होंने भारत के आर्थिक विकास के लिए भारी एवं मूल उद्योगों में बढ़ावा देने की बात कही थी। पहली पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को बढ़ावा दिया गया था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस महोदय ने कहा कि कृषि के अलावा हमें उद्योग पर भी जोर देना होगा। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि में हमने ध्यान दिया और कृषि के द्वारा अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। अब हमें कृषि के अलावा उद्योग पर भी ध्यान देना होगा। तो इस मॉडल पर यानी कि इस उद्देश्य पर यह पंचवर्षीय योजना चलाई गई। तो आगे देख लेते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष बी.टी. कृष्णमाचारी थे। बी.टी. कृष्णमाचारी हमारे भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जितनी भी पंचवर्षीय योजना हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं, उस समय जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, वे ही योजना के अध्यक्ष रहते थे। तो इस योजना के अंतर्गत भी यानी कि इस योजना के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था, समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग एवं खनिज को प्राथमिकता दी गई। आगे हम पढ़ेंगे वीडियो में किस प्रकार उद्योग और खनिज को प्राथमिकता दी गई, कौन कौन से संयंत्र लगाए गए, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का लक्ष्य 4.5% रखा गया, परंतु जीडीपी का लक्ष्य 4.21% प्राप्त हुआ। हालांकि इस योजना ने अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया, परंतु फिर भी यह एक प्रकार से सफल योजना ही थी। काफ़ी लक्ष्य के करीब पहुंच चुका था जीडीपी दर, तो एक प्रकार से यह भी सफल योजना ही रही थी। शुरू की जो 3 पंचवर्षीय योजनाएं, तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में किसको प्राथमिकता दी गई, यह बात ज़रूर याद कर लीजिएगा। दोबारा से आपको एक बार बता देता हूं। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर आधारित थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा दिया गया। तो अब आपको ये बात याद हो गई होगी, तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में किस किस को बढ़ावा दिया गया। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बार और बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए देख लेते हैं आगे। पीछे मैंने आपको बताया था कि इस योजना के अंतर्गत प्रमुख इस्पात संयंत्र लगाए गए थे, तो इनके विषय में देख लेते हैं कि कौन कौन से कारखाने या इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। 3 महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र हैं, यानी कि इस्पात कारखाने हैं, जिनके विषय में देखते हैं। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो सबसे पहले 1955-56 में उड़ीसा के राउरकेला में इस्पात कारखाना लगाया गया और यह इस्पात कारखाना जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। ये तीनों इस्पात कारखाने हमें अन्य देशों की सहायता से लगाने का प्रयास प्राप्त हुआ था। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमने बताया आपको 1955-56 में उड़ीसा के राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। दूसरा जो इस्पात कारखाना है
1955-56 में छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से लगाया गया था और 1959 में दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के सहयोग से लगाया गया था। तो डायरेक्ट परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया, तो याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम। इन तीनों देशों के विषय में याद कर लीजिए। सबसे पहला जो राउरकेला वाला इस्पात कारखाना है वह जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का यह पहला इस्पात कारखाना है, तो यह भी बात याद रखिएगा। दूसरा भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में लगाया गया रूस के सहयोग से, और तीसरा इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से लगाया गया था। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। इनके द्वारा इस वीडियो के माध्यम से आप नोट्स तैयार कर लीजिए और जिनका रिवीजन भी समय समय पर करते रहिए। ऐसा नहीं है कि ये सभी प्रश्न केवल या ये सभी पॉइंट केवल ग्राम समाज और विकास यानी उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं इन सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना भी की गई थी। इसके विषय में भी कुछ देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1956 मुंबई में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्राम उद्योग के विकास के लिए योजनाएं बनाना, योजनाओं का प्रचार करना और इस संबंध में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। देखिए पिछले समय तक क्या होता था कि काफ़ी देश का जो काफ़ी कपड़ा है वह काफ़ी देशों से आयात हुआ करता था। तब हमारे देश में जो खादी का उत्पादन होता था इस पर जोर दिया गया। इसके लिए उद्योग लगाए गए और इस आयोग की स्थापना की गई ताकि देश की आर्थिक वृद्धि में विकास हो। और संयंत्र जो हैं यानी कि इस्पात कारखाने उनको भी लगाया गया था। तो उद्योगों से संबंधित ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आगे देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारतीय सहायता क्लब की स्थापना भी की गई थी। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि ये वाला पॉइंट यह पिछली परीक्षा में पूछा भी गया है कि भारतीय सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। तो याद रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस सहायता क्लब की स्थापना की गई थी। देखिए भारतीय सहायता क्लब एक प्रकार की ऐसी संस्था थी जिसके द्वारा लोगों की मदद की जा सकती थी। गरीब एवं असहाय जो लोग हुआ करते थे, जैसे कि अनाथ आश्रम हो गए या गरीबों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना, संसाधन उपलब्ध कराना, तो इसके लिए इस सहायता क्लब के द्वारा मदद की जाती थी। जो अमीर और वैभवशाली लोग थे जो गरीबों के लिए कुछ करना चाहते थे वे इस संस्था के माध्यम से कर सकते थे। आज के समय में भी काफ़ी NGOs वगैरह चल रहे हैं जिनके द्वारा लोगों की मदद की जाती है। तो ये उस प्रकार का ही एक क्लब था, भारतीय सहायता क्लब। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता तो उद्योगों को दी गई, परंतु दूसरे स्थान पर यातायात और संचार को भी बढ़ावा देने का कार्य किया गया। अब जाहिर सी बात है उद्योगों को बढ़ावा भी दिया जाएगा तो उसके लिए आयात और निर्यात के साधन भी उपलब्ध होने चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आप अपना सामान जो आप उत्पादित कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं जिन चीज़ों का, उनका आयात निर्यात आसानी से कर सकेंगे। तो इस वजह से यातायात और संचार के कार्यों को भी बढ़ावा दिया गया इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इस पंचवर्षीय योजना पर बजट का कुल 24% भाग खर्च किया गया, यानी कि हमारी जो देश का कुल बजट था उसका 24% भाग केवल इस पंचवर्षीय योजना पर खर्च किया गया, यानी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इतना ही है, इतना काफ़ी है। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के विषय में भी देख लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक रहा। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तीसरी पंचवर्षीय योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। पहले भी बताया मैंने, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर, दूसरी उद्योग पर और तीसरी इन दोनों पर निर्भर थी, यानी कि इनको प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा हमारे चैनल पर यूपी पैट की सीरीज़ भी चल रही है जिसमें अभी तक 10 वीडियो कवर हो चुके हैं। यूपी पैट की जो हमारी जीएस की सीरीज़ है उसमें सभी विषयों से संबंधित प्रश्नों को रखा गया है और जो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, चाहे यूपी लेखपाल हो, चाहे यूपी एसआई हो,
रेलवे की हो चाहे यूपीपीसीएस से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो उस सीरीज को भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का लक्ष्य 5.6% रखा गया था, परंतु इसमें केवल 2.6% की ही प्राप्ति हुई। तो देख रहे हैं आप, विकास दर में जो लक्ष्य रखा गया था वह काफ़ी कम प्राप्त हुआ, आधा भी प्राप्त नहीं हो पाया। इस वजह से यह योजना असफल रही। परंतु इस योजना के असफल होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण भी हैं, जिनके विषय में भी देख लीजिए। यह योजना क्यों असफल हो गई? इनके सबसे महत्वपूर्ण कारण जो हैं, भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध। यानी कि 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था और 1965 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था, ये दोनों युद्ध इस असफल योजना के महत्वपूर्ण कारण हैं। क्योंकि युद्ध में जाहिर सी बात है कि हमें आर्थिक नुकसान भी होगा, आर्थिक रूप से हमें बुरी तरह से क्षति हुई। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कारण 1966 में पूरे देश में सूखा पड़ गया था, जिस कारण देश की आर्थिक व्यवस्था पूर्ण रूप से टूट गई थी। इन युद्धों के समय ऐसे हालात पैदा हो गए कि हमारी जितनी भी आर्थिक व्यवस्थाएं थी वे सभी बिगड़ गईं, और यही कारण है कि यह योजना जो है असफल हो गई। इस पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप भी रहा, तब जाके अगली पंचवर्षीय योजना लागू हुई। तो इस योजना अवकाश काल के विषय में भी हम आगे देखेंगे। चलिए अभी देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के अंतर्गत आधुनिक उद्योग अर्थात सीमेंट एवं रासायनिक खाद उर्वरक संयंत्रों की स्थापना भी की गई। तो याद रखिएगा, सीमेंट और रासायनिक उर्वरकों पर इसमें ध्यान दिया गया। पंजाब में गेहूं के बहुतायात उत्पादन पर जोर दिया गया, परंतु चीन और पाक के साथ युद्ध के दौरान रक्षा उद्योगों की तरफ ध्यान स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि कृषि और उद्योगों की तरफ ध्यान दिया जा रहा था, परंतु इन युद्धों के बाद जो हमारे रक्षा संबंधी उद्योग हैं उन पर जोर दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय तक देश के अधिकांश राज्यों में पंचायत चुनाव होने प्रारंभ हो चुके थे। तो पंचायत राज समिति के दौरान आपको बताया गया था पहले भी कि 1959 में राजस्थान के नागौर में सबसे प्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। राजस्थान के नागौर में 1959 में, याद रखिएगा। उसके बाद से फिर धीरे धीरे देश के अनेक राज्यों में पंचायती चुनाव होने प्रारंभ हो गए थे। तो इन पंचायत चुनावों के बाद जब पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देना शुरू कर दिया गया, और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय भी खोले गए। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्यों के बिजली बोर्ड, राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज्यों के सड़क निर्माण बोर्ड की स्थापना भी की गई। इन क्षेत्रों में ध्यान दिया गया, याद रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में राज्यों को अधिकांश जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भी देखे। तो इसी के साथ हमारी दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है। चूँकि तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही, और इस कारण इस योजना पंचवर्षीय योजना के काल को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। 1966 से 1969 के बीच में पंचवर्षीय योजना लागू नहीं होती है। इस दौरान इस समय को हम योजना अवकाश काल के रूप में जानते हैं। ऐसे प्लान हॉलीडे के रूप में भी जाना जाता है। 1966 से 1969 तक के समय में कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई। इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। तो याद रखिएगा, इस योजना अवकाश काल के दौरान वार्षिक योजनाएं लागू की गई। यह योजना अवकाश काल यानी प्लान हॉलीडे जो है मेडन के मॉडल पर आधारित है। इस योजना अवकाश काल के दौरान ही हरित क्रांति भारत में आई थी, जिसके अंतर्गत कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक आर्थिक वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनेकों परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। आगे की वीडियो में हम हरित क्रांति और योजना अवकाश काल के बाद चौथी और 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित पूरी जानकारी आपको एक वीडियो में देंगे। इस वीडियो में आपको कुछ ज़रूरी जानकारी हमने योजना अवकाश काल के बारे में दी है। आगे की जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वह 1969 से प्रारंभ हुई थी, तो उसके विषय में हम आगे की वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।